बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। और इस टॉपिक को जैसा कि आप जानते हैं कि 4 वीडियोस में डिवाइड किया गया है। इससे पहले 2 वीडियोस में हम ये टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी कंटेंट्स को देखें तो ये 3 पोर्शंस इसके कवर किए थे, और सेकंड वीडियो में हमने जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस किया था। आज इस टॉपिक की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ वीडियोस में जाके हम ट्रांसलेशन के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोम्स। जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए क्या है। ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो इन्फॉर्मेशन डीएनए ने मैसेंजर आरएनए के पास भेजी, उन इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए मैसेंजर आरएनए ने आगे क्या करना है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है, अमाइनो एसिड को अटैच करवाना है। आपको पता है कि अमाइनो एसिड अटैच करवाने के लिए जो है वो ट्रांसफर आरएनए की भी जरूरत होती है और राइबोसोम की भी जरूरत होती है। तो इस टॉपिक में हम ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब बायोकेमिकल स्टडीज जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की डिटेल से डिस्कस की गई तो एक बात सामने आई कि ट्रांसलेशन के दौरान मुख्तलिफ किस्म के आरएनए मालिक्यूल्स का जो है वो रोल होता है। मुख्तलिफ किस्म के आरएनए मालिक्यूल जो है वो अमाइनो एसिड को अटैच करवाने में, प्रोटीन्स बनाने में यूज होते हैं। फ्रांसिस क्रिक ने जो है वो एडाप्टर हाइपोथेसिस एक प्रपोज किया। एडाप्टर हाइपोथेसिस क्या था? इस नजरिए के मुताबिक, इस आइडिया के मुताबिक ये था कि जो अमाइनो एसिड्स की अटैचमेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में, वो मैसेंजर आरएनए और जो मतलब मैसेंजर आरएनए जब उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को प्रोटीन्स की फॉर्म में अरेंज करवाता है तो किसी एडाप्टर मॉलिक्यूल का भी उसमें रोल होता है। अब वो एडाप्टर मॉलिक्यूल क्या था? डिफरेंट साइंटिस्ट ने बाद में, पॉल ज़मेकनिक ने और मेहलोन हॉगलैंड ने उस एडाप्टर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर आरएनए का नाम दिया। ट्रांसफर आरएनए की 2 फंक्शन है। एक तो ये मैसेंजर आरएनए की जो कोडॉन्स होते हैं, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उस बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और उसको रिकॉग्नाइज करके वहां पे करेक्ट अमाइनो एसिड को वहां पे कैरी करता है और वहां पे अमाइनो एसिड को आके अटैच करवाता है। तो इस ट्रांसफर आरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल कहा गया। अब उस ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिसिटी बिटवीन द अमाइनो एसिड इट कैरीज एंड इट्स एंटीकोडॉन। अब जो ट्रांसफर आरएनए जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होगा और उसका क्या एंटीकोडॉन होगा। तो एडाप्टर हाइपोथेसिस ने प्रपोज किया कि ट्रांसफर आरएनए, हम बात कर चुके हैं कि वो रिकॉग्नाइज करता है कोडॉन्स को और करेक्ट अमाइनो एसिड वहां पे आके अटैच करवाता है। तो जब मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए आपस में अटैच होते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, उनकी जो सीक्वेंस होती है वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होती है। यहाँ डायग्राम से हम बात समझते हैं। लेट्स सपोज ये एक मैसेंजर आरएनए की जो है वो सीक्वेंस है आपके सामने। ये एक मैसेंजर आरएनए है, ये देखें, और इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर आपको कोडॉन्स नजर आ रहे हैं। मसलन ये यूयूसी फिनाइल एलेनिन का कोडॉन है, सीसीजी जो है ये प्रोलीन का कोडॉन है। अब इस यूयूसी के सामने ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होगा और इस ट्रांसफर आरएनए ने ये जिस चीज का कोड है, फिनाइल एलेनिन का कोड है, तो ये ट्रांसफर आरएनए फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। लेकिन इस ट्रांसफर आरएनए के पास एंटी कोडॉन होगा जो इस कोडॉन के कंप्लीमेंट्री होगा। मसलन यहाँ यूयूसी आपको नजर आ रहा है, तो फिर ट्रांसफर आरएनए के सामने जो एंटी कोडॉन होगा वो क्या होगा? AAG। इसी तरीके से ये आपके सामने प्रोलीन है, मैसेंजर आरएनए का कोड है CCG, ये प्रोलीन अमाइनो एसिड का कोड है। इसके सामने GGC, ये प्रोलीन का एंटी कोड है और ये इस ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच है और इस ट्रांसफर आरएनए के साथ प्रोलीन अमाइनो एसिड आपके सामने ये अटैच है। तो जो ट्रांसफर आरएनए फिनाइल एलेनिन को लेके आ रहा है उस ट्रांसफर आरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए फिनाइल एलेनिन कहेंगे, और जो ट्रांसफर आरएनए प्रोलीन को लेकर आ रहा है उस ट्रांसफर आरएनए को हम प्रोलीन का ट्रांसफर आरएनए कहेंगे। तो ये कोडॉन एंटी कोडॉन की जो बाइंडिंग है ये एंटी पैरेलल है, मतलब ये भी एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। तो यही बात, ये जो एग्जांपल यहाँ डायग्राम में ली गई है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये देखिए एंटी कोडॉन ट्रांसफर आरएनए का जो AGG होगा, ये वाला ये आपके सामने है, और ये अटैच होगा मैसेंजर आरएनए के इस कोडॉन के साथ।
और इसको हम फिनाइल एलेनिन कहेंगे। इसी तरीके से जो है मतलब ट्रांसफर आरएनए पे इसका एंटीकोडॉन ये होगा AAG। इसी तरीके से नेक्स्ट जो अगली बात लिखी हुई है वो भी यही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर आरएनए पे अगर GGC है, मतलब ये एंटीकोडॉन है, तो उसका कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए पे क्या होगा, कोड CCG होगा, जो कि प्रोलीन के लिए है। तो ये मतलब ट्रांसफर आरएनए के पास प्रोलीन का होना जरूरी है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि तकरीबन 64 कोडान्स होते हैं, जिसमें से 61 जो है वो तो सेंस कोडान है, यानी नॉर्मल कोडान है, और 3 आपने सुना था कि वो स्टॉप कोडान है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डिफरेंट किस्म के जब कोडान्स हैं तो ट्रांसफर आरएनए भी डिफरेंट किस्म के होने चाहिए, क्योंकि हर ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक अलग अमीनो एसिड को जो है वो लेकर आता है। अडॉप्टर हाइपोथेसिस के मुताबिक एंटीकोडॉन इन ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ अमीनो एसिड दैट इट कैरीज। ड्यू टू दिस स्पेसिफिसिटी ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द अमीनो एसिड। वही बात स्टार्ट में डायग्राम के शुरू में जो थी कि जो ट्रांसफर आरएनए जिस अमीनो एसिड को लेकर आता है उसी अमीनो एसिड की बेस पर उस ट्रांसफर आरएनए का नाम होता है। मसलन फिनाइल एलेनिन को लेकर आ रहा है तो ट्रांसफर आरएनए फिनाइल होगा, फिनाइल एलेनिन, और प्रोलीन को लेकर आ रहा है तो हम उस ट्रांसफर आरएनए को प्रोलीन ट्रांसफर आरएनए कहेंगे। उसके बाद जो बेसिक चीज है वो है ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर। जितने तकरीबन कॉमन ट्रांसफर आरएनए होते हैं उनका स्ट्रक्चरल फीचर जो है वो तकरीबन सेम होता है। तो ट्रांसफर आरएनए का एक कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर है। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर अगर हम बेसिक बात करें तो आपको पता है कि आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, जिस तरह डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। और इसके अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शरी इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो किया गया है जिसको क्लोवर लीफ पैटर्न भी कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको पता है जस्ट न्यूक्लियोटाइड की सिंपल बेसिक सीक्वेंस होगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये एक दफा फोल्ड होकर ये क्लोवर लीफ पैटर्न बनाएगा, मतलब एक लीफ जिस तरह होता है क्लोवर के प्लांट का, उसके लीफ के इस तरह 3-4 पोर्शन होते हैं जिस तरह यहाँ आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं। और फिर इसका जो अगला स्टेप है उसमें यही जो लीफ मॉडल आपको नजर आ रहा है ये मजीद क्वाइल्ड होकर एक टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन जहां हमें इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जरूरत है इस टॉपिक में। यहाँ पे आपको ट्रांसफर आरएनए नजर आ रहा है और उसके आपको 3 स्टेम लूप्स नजर आ रहे हैं। ये एक स्टेम लूप, ये स्टेम है और ये उसका लूप है। इसी तरीके से ये सेकेंड स्टेम लूप और ये थर्ड स्टेम लूप। इन तमाम स्टेम लूप्स का एक प्रॉपर नेम होता है जो आपको यहाँ पे ट्रांसफर नजर आ रहा है। ये इस स्टेम लूप को डी आर्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपको न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है ये UHU लिखा हुआ है, डाई हाइड्रो यूरिडीन इसे कहा जाता है। इस वजह से इस स्टेम लूप को डी आर्म कहते हैं। ये जो स्टेम लूप आपको नजर आ रहा है इस स्टेम लूप को टी स्टेम लूप कहा जाता है, ये क्योंकि यहाँ पे जो थाइमीन है उसके बाद ये एक आपको पी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये एक मॉडिफाइड बेस है, हम आगे देखते हैं ये बेसेस क्या होती हैं। तो इस थाइमीन की वजह से इसको टी लूप कहते हैं। और ये जो आपको नजर आ रहा है लूप, इसको एंटीकोडॉन लूप कहते हैं। एंटीकोडॉन लूप का मतलब इसके ऊपर आपको ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप नजर आ रहे हैं जो मैसेंजर आरएनए के उस कोडॉन का एंटीकोडॉन होता है, जो कि आप यहाँ पे इस पिछली डायग्राम में देख के आए हैं। ये वाला एंटीकोडॉन, ये जो एंटीकोडॉन है बेसिकली ये वही एक मतलब जहां पे ये एंटीकोडॉन होता है उसको हम एंटीकोडॉन लूप कहते हैं। तो ये 3 इसके लूप्स हैं, यही बात यहाँ पे लिखी होगी, ठीक है। 3 स्टेम लूप्स हैं इसके, ठीक है, और वेरिएबल लेंथ इनकी हो सकती है। और एक जो स्टार्ट वाला ये स्टेम है ये मतलब इसको एक्सेप्टर स्टेम कहा गया है, मतलब ये स्टार्ट है इसका ट्रांसफर आरएनए का। और पहला जो न्यूक्लियोटाइड है वो है ACC, ठीक है जी। या अगर हम इसको इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो ये CAA होगा। ये जो आखिरी एडेनिन होगी, इस एडेनिन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर किसी ट्रांसफर आरएनए के साथ, ये मसलन ट्रांसफर ऊपर किसी अमाइनो एसिड के साथ, ये ऊपर से एक कोई अमाइनो एसिड आ रहा है और ये उस अमाइनो एसिड के साथ ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ एक अमाइनो एसिड आके इस 3 एंड पे आके जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 3 एंड से लेकर इस तरह 5 एंड तक ये पूरा ट्रांसफर आरएनए की डायग्राम आपके सामने है।
तो जो ये मेन है, असल में हमें इस स्टेम लूप का ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, जो कि एंटी कोडान लूप, जिसको हम एंटी कोडान लूप भी कहते हैं, ठीक है। और इस एंटी कोडान लूप के ऊपर क्या है, इसके ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप है जिसको हम एंटी कोडान कहते हैं, जो कि उस मैसेंजर आरएनए के कोडान के सामने आके अटैच होगा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो अजीब सी नजर आ रही होंगी ये ब्लू पोर्शंस में, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये यहाँ पे भी आपको ये एक न्यूक्लियोटाइड नजर आ रही है, आ रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड जो है इनको हम कहते हैं मॉडिफाइड बेसिस। और ये मॉडिफाइड बेसिस कौन सी होती हैं, यहाँ आपको आगे इनके बारे में जो है वो मिलेगी। तो सेवरल मॉडिफाइड बेसिस हैं यहाँ पे, ठीक है। तकरीबन 80 डिफरेंट बेसिस जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं, जो मतलब ये न्यूक्लियोटाइड हैं या नाइट्रोजनस बेसिस मॉडिफाई हो जाती हैं। तो कुछ यहाँ पे मॉडिफाइड बेसिस के नाम लिखे हुए हैं। लेट्स सपोज अगर आई है कहीं पर, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई था, तो आई इनोसिन के लिए होता है एम एल जो है, या एम आई आपको यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है ये। तो ये है मिथाइल इनोसिन। टी आपको कहीं नजर आएगा, जस्ट टी, ये वैसे आपको पता है कि थायमीन ट्रांसफर आरएनए में या आरएनए में नहीं होता, लेकिन ये राइबोथाइमिडीन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो एक बात जो इस पिछले डायग्राम में, सॉरी, के जो ये टी आर्म है वो इस राइबोथाइमिडीन के लिए की वजह से है, ठीक है। इसको हम जस्ट थाइमिडीन नहीं कहेंगे, राइबोथाइमिडीन जो है वो कहेंगे। इसी तरीके से और नाइट्रोजनस बेसिस जो मॉडिफाइड है, यू एच यू, यहाँ पे आपको नाम नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है ये, और यहाँ पे भी नजर आ रहा है डाई हाइड्रोयूरिडीन। M2G आपको नजर आ रहा है, ये आपको M2G नजर आ रहा है, इसी तरीके से और भी कहीं होगा। अच्छा, तो ये डाई मिथाइल ग्वानोसिन, और P आपको कहीं पे नजर आ रहा है, ये सूडो यूरिडीन। पी को का सिंबल ये भी हो सकता है, ये आपके सामने है, तो इसको सूडो यूरिडीन कहते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की मॉडिफाइड जो है वो बेसिस है। और ये बॉक्स आपको शो कर रहा है कि किस तरीके से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ट्रांसफर आरएनए, और इधर से ऊपर से एक अमाइनो एसिड आएगा, ठीक है। अमाइनो एसिड आपको पता है एक साइड पर अमाइनो ग्रुप होता है, और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रॉक्सल और ये वाला हाइड्रॉक्सल आमने सामने आए तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, और सी और ओ के दरमियान ये आपको एक बॉन्ड नजर आ रहा होगा। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ देगा। अब अगली इंपॉर्टेंट बात कि ट्रांसफर आरएनए के साथ जो है वो अमाइनो एसिड अटैच कैसे होता है। तो एक एंजाइम होता है जी, उसको हम कहते हैं अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ठीक है जी। एक एंजाइम है, उसको हम अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज कहते हैं, ये उसका नाम लिखा हुआ है। तो ये एंजाइम रोल प्ले करता है। जारी बात है, ट्रांसफर आरएनए डिफरेंट किस्म के हैं, तो ये एंजाइम भी डिफरेंट किस्म के होंगे, 20 डिफरेंट टाइप्स के होंगे। हर अमाइनो एसिड के लिए एक एंजाइम ये होगा। तो ये एंजाइम, इस एंजाइम का नाम भी उस अमाइनो एसिड की बेस पर होता है जो अमाइनो एसिड उस ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होगा। द अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, इस एंजाइम को हम कहते हैं, इज नेम्ड फॉर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अटैच टू द ट्रांसफर आरएनए। फॉर एग्जांपल एलानाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम जारी बात है एलानिन अमाइनो एसिड को अटैच करवाएगा, जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, ये एलानिन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो कैसे ये एंजाइम कैसे एटीपी को यूज करेगा और कैसे ये अटैच होगा, तो ये बात आपको सारी इस डायग्राम से समझ आएगी। अब देखिए इस डायग्राम से आपको क्या बात समझ आ रही है। ये जो है वो आपके सामने एक एंजाइम है, ठीक है, अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम पहले क्या करता है, ये एंजाइम जो है ये अमाइनो एसिड को पहले रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर रहा है और एटीपी को भी अपने साथ अटैच करवाता है। देखें अमाइनो एसिड और एटीपी दोनों अटैच हो रहे हैं। अमाइनो एसिड और एटीपी जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद अमाइनो एसिड हाइड्रोलाइज हो जाता है और एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी यहाँ से अटैच हो जाता है और दो पायरोफॉस्फेट यानी दो फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एएमपी यहाँ पे अटैच हो गया अमाइनो एसिड के साथ, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और एएमपी अटैच होने के बाद जो है वो, ये आप देख सकते हैं, एएमपी जो है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इधर आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो गया और दो फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरह एक अमाइनो एसिड जो है वो अटैच हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होता है,
एक करेक्ट ट्रांसफर आरएनए को यहाँ अटैच करवाना होता है, ठीक है। द करेक्ट ट्रांसफर आरएनए बाइंड टू एंजाइम, द अमीनो एसिड बिकम्स कोवलेंटली अटैच्ड टू द थ्री एंड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए, एएमपी इज रिलीज्ड। अब क्या होता है कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, इस ट्रांसफर आरएनए के साथ करेक्ट अमाइनो एसिड ने भी अटैच होना। अमाइनो एसिड यहाँ पहले से अटैच था, ट्रांसफर आरएनए बाद में आया, तो इस ट्रांसफर आरएनए के इस थ्री एंड के साथ, ये इसको मैं रेड लेबल कर रहा हूँ, इस थ्री एंड के साथ यहाँ अमाइनो एसिड ने अटैच होना होता है। जब ये कोवलेंटली अटैच हो जाता है तो, और इधर से जो एएमपी था वो आप देख सकते हैं रिलीज हो गया। एएमपी की रिलीज होने के बाद ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड अटैच हो चुका है। अब इस अमाइनो एसिड को, इस ट्रांसफर आरएनए को हम क्या कहते हैं, चार्ज ट्रांसफर आरएनए। अब ये ट्रांसफर आरएनए चार्ज हो गया, मतलब इसके साथ अमाइनो एसिड जो है वो अटैच हो गया। ये आप देख सकते हैं एक चार्ज ट्रांसफर आरएनए आपके सामने है, ठीक है जी। इसको हम अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए भी कह सकते हैं। अच्छा, बाजुकात ये जो अमाइनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होना जो है, इसको सेकंड जेनेटिक, यही बातें यहाँ पे जो है वो जो मैंने की हैं यहीं पे, यहाँ पे लिखी हैं। एक बात जो इम्पोर्टेंट, कि ये अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करना और करेक्ट ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच करना, ये सेकंड जेनेटिक कोड भी हम इसको कहते हैं। एक तो जेनेटिक कोड था ना कि अमाइन जो मैसेंजर आरएनए है वो एक अमाइनो एसिड का कोड है, लेकिन इस ट्रांसफर आरएनए का अपने अमाइनो एसिड को पहचानना भी, ये भी तो एक जेनेटिक कोड वाली ही बात है कि खास किस्म का अमाइनो एसिड ही इधर अटैच हो सकेगा, ठीक है जी। तो इसको हम सेकंड जेनेटिक कोड कहते हैं। अब इसमें जो एरर है, गलती का चांस वो कितना है, वो लेस देन 10⁻⁻5 है। मतलब 1 लाख मतलब अटैचमेंट्स में एक में चांस है कि वो गलत हो सकता है, रॉन्ग अटैच हो सकता है। तो ये कितने करेक्ट तरीके से, कितने प्रिसाइज तरीके से रिकॉग्नाइज करके अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच किया जाता है। ई कोलाई में तकरीबन 17 to 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हायर ऑर्गेनिजम्स में जो है वो काफी ज्यादा मिकदार में हो सकते हैं। हाउएवर द अदर रीजन ऑफ द ट्रांसफर आरएनए आर आल्सो इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन साइट्स, दीज इंक्लूड एक्सेप्टर आर्म, स्टेम एंड बेस इन द स्टेम लूप्स। तो ट्रांसफर आरएनए के जो बाकी पोर्शंस हैं वो भी जरूरी हैं इसमें अटैच करवाने में। उसके बाद आरएनए में इस ये जो कोड और जेनेटिक कोड की रिकॉग्निशन है, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि मैसेंजर आरएनए के सामने ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन अटैच होता है। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। वो इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है कि हम पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक कोड डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब क्या है कि एक अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट कोडॉन्स जो है वो होते हैं, ठीक है। तो इसको डीजनरेसी कहते हैं, डीजनरेसी, मोर देन वन कोडॉन ऑफ एन अमीनो एसिड, सेम अमीनो एसिड। तो इस डीजनरेसी में जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, इसमें बाज़ औक़ात गलती की गुंजाइश रहती है। मतलब आपको कैसे समझ आएगी, फॉर एग्जांपल वेलिन अमीनो एसिड है, इस वेलिन के लिए ये 4 कोड्स हैं मैसेंजर आरएनए पे, GUU, GUC, GUA एंड GUG। अब ये चारों कोड जो हैं मैसेंजर आरएनए के, ये वेलिन अमीनो एसिड के लिए हैं। अब इन चारों कोड्स में से, इन चारों कोड में आप देखें आपको क्या चीज डिफरेंट नजर आ रही है, जस्ट थर्ड न्यूक्लियोटाइड बेस जो है, थर्ड नाइट्रोजनस बेस, ये आपको डिफरेंट है, बाकी पहली दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि इस कोडान के सामने जब एंटी कोडान आएगा तो उसकी भी अगर थर्ड पे अगर वो कोई गलती भी कर जाए, मतलब नॉर्मली तो वो अटैच हो जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन अगर वो थर्ड बेस पे रॉन्ग अटैच भी हो जाए तब भी, क्योंकि ये चारों जो हैं वो एक ही कोडान, एक ही अमीनो एसिड के लिए हैं, तो इसके थर्ड न्यूक्लियोटाइड पे अगर वो रॉन्ग भी अटैच आ जाए ट्रांसफर आरएनए, तो फिर क्या होगा, फिर भी वो वही अमीनो एसिड वेलिन ही अटैच करेगा। मसलन मैं यहाँ पे इस डायग्राम से एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ आपके सामने फिनाइल एलेनिन का जिक्र है, फिनाइल एलेनिन का कोड है, और फिनाइल एलेनिन का ये कोड है UUU, ठीक है। और इसका एंटी कोडॉन क्या होना चाहिए था, AAA होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ AAG है, तो फिर भी इसने क्या किया है, यहाँ देखें ये आपके सामने AAG अटैच हो रहा है, फिर भी ये इसने फिनाइल एलेनिन ही अटैच करवाया है। क्यों? क्योंकि ये जो मैसेंजर आरएनए पे UUU कोड था ये फिनाइल एलेनिन के लिए था, लेकिन UUC जो मतलब फिनाइल एलेनिन का एक और कोड है जिसे हम कहते हैं UUC, ठीक है। तो चाहे यहाँ पे UUU हो या UUC हो, दोनों सूरतों में यहाँ पे तो फिनाइल एलेनिन ही ऐड होना है। तो अगर यहाँ C नहीं था, अगर यहाँ U की बजाय C भी होता,
तो सामने जाहिर बात है यहाँ आप देख सकते हैं जी ने अटैच होना था, और अगर यहाँ पे सी नहीं है, यू लगा हुआ है, तो फिर भी जी अटैच हो रहा है, जो कि एक रॉन्ग है, मतलब जी यू के सामने नहीं आ सकता। लेकिन ये एंटीकोडॉन तो फिर भी किस चीज का है, फिनाइल एल्यूमिन का है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक अमीनो एसिड के डिफरेंट कोडॉन होंगे, तो उन कोडॉन्स की जो थर्ड पोजीशन होगी, वहां पे अगर जो ए यू जी सी रूल है वो अगर ना भी फॉलो हो, यानी रॉन्ग अटैचमेंट भी हो रही है, तो फिर भी ये इसको कंपनसेट करेगा, यानी इस पे जो है वो रॉन्ग अमीनो एसिड अटैच नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं वोबल हाइपोथेसिस। इस थर्ड पोजीशन को वोबल पोजीशन कहते हैं, क्योंकि इस थर्ड पोजीशन पे जरूरी नहीं होता कि ए यू जी सी रूल को फॉलो किया जाए। ठीक है जी। तो इस थर्ड पोजीशन को जो है समझा जाता है कि इसके को खास इंपॉर्टेंट, इस यहाँ जो मतलब यहाँ जो कोडान और एंटी कोडान का बॉन्ड बन रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले दो न्यूक्लियोटाइड का जो बॉन्ड बनना है वो इंपॉर्टेंट है। इस थर्ड पोजीशन को हम क्या कहते हैं, वोबल हाइपोथेसिस या वोबल पोजीशन। अब जो है वो डिफरेंट वोबल पोजीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसफर आरएनए पे जी होगा, तो उसके सामने मैसेंजर आरएनए पे सी या यू दोनों होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मतलब जी उसके सामने अटैच हो सकेगा। इसी तरीके से अगर मैसेंजर आरएनए पे जी होगा यहाँ पे, तो सामने अगर सी भी अटैच होगा तो कोई इशू नहीं होगा। इसी तरीके से फोर्थ एक कॉमन चीज ये हो सकती है कि अगर मैसेंजर आरएनए पे यू सी और जी, या मतलब ए उसने एडनिन लिखा है, ये चारों होगी, इनमें से सामने अगर एडनिन भी अटैच होगी ट्रांसफर आरएनए में इस पोजीशन पे, तो कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे कुछ मॉडिफाइड बेसिस का नाम लिखा हुआ है। बाज औकात मैसेंजर आरएनए पे अगर ए हो, यहाँ पे ये देखिए मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पे लेट सपोज अगर ए हो थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ पे एंटी कोडॉन में थर्ड पोजीशन पे, ये वाली डिफरेंट जो कोडॉन्स हैं, मतलब कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये अटैच हो सकते हैं। ये कौन कौन से हैं, यहाँ इनके नाम लिखे हुए हैं। आई का मतलब इनोसिन, एक्स एम पावर 5s2u, ये क्या चीज है, 5 मिथाइल 2 थायोयूरिडीन, एक्स एम 5um 5 मिथाइल 2 ओ मिथाइल यूरिडीन, यूएम जो है 2 ओ मिथाइल यूरिडीन है। इसी तरीके से 5 मिथाइल यूरिडीन है। इसी तरीके से 5 हाइड्रोक्सी यूरिडीन है। K2C जो है ये लाइसिडीन है। ठीक है, तो ये साइटोसिन का एक डेरिवेटिव है। तो ये डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि ए के सामने अटैच हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वोबल रूल हम इसको कहते हैं। वोबल रूल की वजह से आप देख रहे हैं कि थर्ड बेस पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्जर्व हो रही है, यानी लाजमी नहीं है कि जो थर्ड बेस है वो रूल को फॉलो करे ही करे। तो थर्ड बेस पे अगर ATGC रूल जो होता है ना कि न्यूक्लियोटाइड्स आमने सामने होते हैं, कम्प्लीमेंट्री रूल, वो फॉलो नहीं भी हो रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस किस्म के जो ट्रांसफर आरएनए जो वोबल बेसिस को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक सेम कोडॉन के लिए होते हैं, उनको आइसो एक्सेप्टर ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए फॉर एग्जांपल, अब इसकी एक और एग्जांपल ली गई है कि ट्रांसफर आरएनए अगर इन दो कोड्स वाला होगा, ये आपके सामने दो कोडॉन लिखी हुई हैं CCA और CCG, ये दोनों ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडॉन अपने सामने मैसेंजर आरएनए पे GGU को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। हालांकि यू के सामने जो है आप कहते हैं कि जी नहीं अटैच हो सकता, लेकिन इस वोबल रूल की वजह से ये अटैच हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से एक कोडॉन की एक से ज्यादा एंटी कोडॉन हो सकते हैं। तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर आरएनए विद एन एंटी कोडॉन सीक्वेंस ऑफ 3 AAG कैन रिकॉग्नाइज ए 5 UUC एंड 5 UUU कोडॉन। वही बात दोबारा कि अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, और उस ट्रांसफर आरएनए के पास जो एंटी कोडॉन है वो क्या है, वो है AAG, ये एंटी कोडॉन है AAG। ठीक है, इसके सामने मैसेंजर आरएनए पे जो कोडॉन है वो UUC भी होगा या ट्रिपल यू भी होगा, तो ये उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, तो इसको आरएनए हाइब्रिडाइजेशन रूल भी कहा जा सकता है। मिसमैच को ये जो है वो मिसमैच को ये बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है जी। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे ऐसा होगा, इस मतलब कोडॉन और एंटी कोडॉन की अटैचमेंट में होगा। तो ये ट्रांसफर आरएनए के बारे में सारी बातें थी। आगे देखें जी, इंपॉर्टेंट इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। आपको पता है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम सेल के अंदर
टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने में रोल प्ले करती हैं, जगह फराहम करती हैं जहां अमीनो एसिड की चेन बनती है। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो है इन द पर्टिकुलर द बॉन्ड बिटवीन द थ्री एंड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड मस्ट बी ब्रोकन एंड पेप्टाइड बॉन्ड मस्ट बी फॉर्म। यानी सिंपल सी बात है कि ट्रांसफर आरएनए के साथ जो अमीनो एसिड अटैच था वो ट्रांसफर आरएनए से टूट के आएगा और आपस में अटैच होकर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये जगह कौन प्रोवाइड करेगा, इसकी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? एक मैक्रोमोलिकुलर कम्प्लेक्स है जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मतलब आप कह लें कि सेल के अंदर जो पाया जाने वाला पार्ट है। बैक्टीरिया और यूक्रियोट्स के राइबोसोम्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बैक्टीरियल में एक ही किस्म के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में बायोकेमिकली डिस्टिंक्ट राइबोसोम्स होते हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो साइटोसोल में ज्यादा होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में भी साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात जो है कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के अंदर भी हो सकते हैं। मसलन साइटोप्लाज्म के अलावा राइबोसोम्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी थोड़े बहुत हो सकते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इनकम द कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द साइटोसोलिक। हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स हैं उनकी कंपोजिशन थोड़ी बहुत डिफरेंट है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स से। अनलेस अदरवाइज नोटेड दैट टर्म यूकैरियोटिक राइबोसोम्स रेफर टू द राइबोसोम्स इन द साइटोसोल नॉट टू दोज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स। तो बाज़ औक़ात अब जो राइबोसोम्स बाहर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं उन राइबोसोम्स को यूकैरियोटिक राइबोसोम्स भी कहा जाता है। तो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ बेहतर इस डायग्राम से नजर आ जाएगा। आपने सुना हुआ है कि राइबोसोम्स का जो है वो एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है। अब बैक्टीरिया के अंदर स्मॉलर सब यूनिट की क्या कंपोजिशन है और यूकैरियोट्स के अंदर क्या है, दोनों सब के बारे में लिखा हुआ है। और जब वो दोनों राइबोसोम्स असेंबल हो जाते हैं तो हम उसको असेंबल्ड राइबोसोम्स कहते हैं। तो पहली तो बात है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूज की बेस पर जब मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो अपनी डेंसिटी की बेस पर डेंसिटी की बेस पर जब वो सेपरेट होते हैं, जब वो सेडिमेंटेशन लेयर्स में सेडिमेंट्स करते हैं तो उस बेस पर उनका एक यूनिट है जिसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वीडबर्ग यूनिट कहते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में स्मॉलर सब यूनिट 30s का होता है और लार्जर सब यूनिट आप देख रहे हैं 50s का होता है। और जब दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगे उस वक्त इनकी सेडिमेंटेशन क्या होगी, 70s होगी। ये एडिशन आप इसको नहीं करेंगे, 50 और 30 ऐड नहीं हो रहा है, बल्कि जब ये अलग थे तो उस वक्त इनकी सेडिमेंटेशन इस रेट पे हो रही थी और जब ये कंबाइंड है तो उसकी सेडिमेंटेशन इस 70s की रेट पे हो रही है। प्रोटीन्स की बात करें तो स्मॉलर सब यूनिट में 21 प्रोटीन्स होती हैं और लार्जर सब यूनिट में 34 प्रोटीन्स होती हैं। और स्मॉलर सब यूनिट में इन 21 प्रोटीन्स के साथ साथ एक राइबोसोमल आरएनए भी होता है जिसको हम 60s राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 21 प्रोटीन्स और 60s राइबोसोमल आरएनए मिलकर इस स्मॉलर सब यूनिट को बना रहे हैं। जबकि लार्जर सब यूनिट की बात करें तो 34 प्रोटीन्स हैं और इनके साथ दो किस्म का राइबोसोमल आरएनए है, 5s राइबोसोमल आरएनए और 23s राइबोसोमल आरएनए। तो ये दो किस्म के राइबोसोमल आरएनए और 34 किस्म की प्रोटीन्स मिलकर लार्जर सब यूनिट बना रही हैं। तो जब ये सारी चीजें जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी तो टोटल बैक्टीरियल जब ये दोनों राइबोसोम्स इकट्ठे होंगे तो टोटल बैक्टीरिया के राइबोसोम में 55 प्रोटीन्स हैं और तीन किस्म का राइबोसोमल आरएनए है, 16s, 55s और 23s। तो ये बैक्टीरियल राइबोसोम की कंपोजिशन है। यूकैरियोटिक राइबोसोम की हम बात करेंगे तो यूकैरियोटिक राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट 40s का और लार्जर सब यूनिट 60s का, ये उसका स्वीडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और जब दोनों सब यूनिट आपस में कंबाइंड होंगे तो उस वक्त इसका साइज या इसका सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा, 80s। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसका 80s होगा, ठीक है, जब दोनों सब यूनिट आपस में मिली हुई होंगे। तो प्रोटीन्स की बात करें तो स्मॉलर सब यूनिट में यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 33 प्रोटीन से मिलकर बना होता है और एक राइबोसोमल आरएनए होता है जिसका नाम है 18s राइबोसोमल आरएनए। इस तरीके से जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 49 प्रोटीन प्लस उसके साथ तीन किस्म का राइबोसोमल आरएनए है, 5s राइबोसोमल आरएनए, 5.8s राइबोसोमल आरएनए एंड 28s राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो है, ठीक है, ये प्रोटीन्स और
49 प्रोटीन्स और ये 3 किस्म का राइबोसोमल आरएनए ये मिलकर लार्ज सब यूनिट बनाते हैं। इस तरीके से ये 33 प्रोटीन्स और 18s राइबोसोमल आरएनए मिलकर मिलकर स्मॉलर सब यूनिट बनाते हैं। तो जब जारी बात सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो टोटल प्रोटीन्स 82 हो जाएंगी लार्जर दोनों सब यूनिट्स में मिलाकर, और ये 4 किस्म का राइबोसोमल आरएनए 18s, 5s, 5.8s और 28s। तो यही बातें इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ आपको लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, यही एग्जैक्ट बातें यहाँ पे होंगी स्टेप बाय स्टेप, आप इनको यहाँ से रीड कर लें। आखिरी चीज इसमें राइबोसोम के स्ट्रक्चर में कि जो राइबोसोम है वो उसका अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें यानी एक 3 डायमेंशनल, तो वो हमें इस किस्म का नजर आएगा। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि राइबोसोम्स के ये ब्लू स्मॉलर सब यूनिट है और ये पर्पल कलर का लार्जर सब यूनिट है, और इसके ऊपर आपको ई साइट, पी साइट और ए साइट 3 नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पे हम जो है वो देखते हैं। ओवरऑल अगर हम शेप देखें राइबोसोमल आरएनए की या राइबोसोम्स की, ठीक है, तो वो एक मैस ऑफ राइबोसोम है। सारे राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मिलकर एक मैस ऑफ राइबोसोम्स बनाते हैं। ट्रांसलेशन के दौरान मैसेंजर आरएनए जो है वो हम डायग्राम से देखते हैं। ट्रांसलेशन के दौरान ये जो मैसेंजर आरएनए है ये इस स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर आप देख सकते हैं स्लाइड करता है। ठीक है जी, तो ये मैसेंजर आरएनए इस स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर जो है वो स्लाइड कर रहा है और इसके ऊपर आगे मूव करता है और यहाँ कोडान अपने एक्सपोज करता है। जब ये कोडान एक्सपोज करता है तो सामने से ट्रांसफर आरएनए आके जो है वो अटैच होता है। अब इधर आपको नजर आ रहा होगा कि आपको इस राइबोसोम के ऊपर 3 एरियाज नजर आ रहे होंगे, ई साइट, पी साइट ये, और ये आपको स्टार्ट में एक ए साइट नजर आ रही है। नाम से क्या चीज जाहिर हो रही है? पी साइट का मतलब है पेप्टिडाइल साइट। मतलब क्या होगा, डिफरेंट साइट्स हैं यहाँ पे, यहाँ यही बात लिखी हुई है कि राइबोसोम्स के ऊपर आपको डाइसिक्रीट वाज़ेह कुछ साइट्स नजर आ रही हैं। जेम्स वाटसन ने कहा था कि 2 साइट्स होती हैं, मसलन पेप्टिडाइल साइट और अमाइनो असाइल साइट। पेप्टिडाइल साइट का मतलब पी साइट, मतलब क्या है कि जहां नया पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच हो रहा है। तो सबसे पहले राइबोसोम्स के दरमियान वाले को पी साइट कहेंगे, जहां सबसे पहला ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होगा और यहीं पे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, तो हम इस जगह को पेप्टिडाइल साइट कहेंगे। और ए साइट का मतलब अमाइनो असाइल साइट, जहां पे नया अमाइनो एसिड आके अटैच होगा। इधर से नया ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होगा इस जगह से, और इसको हम अमाइनो असाइल साइट कहेंगे। और बाद में जो है वो इसमें चेंजिंग हुई और ये डिफरेंट साइंटिस्ट जो है नियर हाउस, हेंस स्ट्रेनबेक और जॉर्ज रियनबर्गर जो है, इन्होंने 3 साइट मॉडल पेश किया कि पी और ए साइट के अलावा एक ई साइट भी होती है जिसे हम एग्जिट साइट कहते हैं, कि यानी जब ट्रांसफर आरएनए यहाँ से मतलब अपना काम करके फ्री हो चुका होता है, यानी अमाइनो एसिड की चेन बन चुकी होती है, तो यहाँ से ट्रांसफर आरएनए जो है वो एग्जिट हो जाता है। तो इस थर्ड साइट को एग्जिट साइट या ई साइट कहा जाता है। तो ये 3 एरियाज हैं राइबोसोम्स के। ठीक है, मजीद डिटेल इनकी मतलब इन पे वर्किंग कैसे हो रही है, कैसे ट्रांसलेशन हो रही है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आप इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी थर्ड वीडियो थी, ठीक है, जिसमें हमने राइबोसोम्स और ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा। अब लास्ट और 4 वीडियो में हम इंशाल्लाह ट्रांसलेशन के जो स्टेजेस हैं, इनिशिएशन, एलांगेशन और टर्मिनेशन, हम इनको डिस्कस करेंगे।